आज देखो तो तकरीबन सभी महिलाएं जब डाइवोर्स फाइल करती है तो सेक्शन 498 लगाना नहीं भूलती। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। अतुल सुभाष का सुसाइड करना तो इन केसेस का एक पीक पॉइंट है जो पूरे देश को देखने को मिला। अतुल सुभाष। अगर किसी हस्बैंड की सैलरी 10 करोड़ है तो क्या उसे 2.5 करोड़ दे दिया जाए? Husband must be having 10 crores of income because he is getting, court will grant 5 crores to her. और अगर आपको अभी की स्थिति ज्यादा खराब लग रही है तो बस 4 से 5 साल का इंतजार और कीजिए, क्योंकि हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र के 33 साल के रहने वाले अमृत तारे जो एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, उन्हें सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वे कुछ महीने मेंटेनेंस की किस्तें नहीं चुका पाए। इस एक बात के लिए 1 महीने जेल में बिताने के बाद जब वो एक बार फिर से रकम नहीं चुका पाए तो उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में जज के सवालों से वे इतना ह्यूमिलेट हुए कि अपमान से टूट चुके अमृत ने कोर्ट रूम से बाहर निकलकर न्याय के मंदिर के सामने ही पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। इसी तरह सड़क किनारे चाट का ठेला लगाने वाले 24 साल के योगेश ने फांसी लगा ली। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी प्रीति समेत उसकी पूरी फैमिली ने डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए उस पर 10 लाख रुपए का दबाव बनाया, जिसे ना देने पर उसे और उसकी पूरी फैमिली को जेल के पीछे भेजने की धमकी दी गई। योगेश इन लगातार मिल रही धमकियों से इतना परेशान हुआ कि पंखे से लटककर उसने अपनी जान दे दी। योगेश ने सुसाइड नोट में अपनी मां को उसके गुजरने के बाद प्रीति को उसका चेहरा तक ना देखने देने को कहा। अतुल सुभाष का सुसाइड करना तो इन केसेस का एक पीक पॉइंट है जो पूरे देश को देखने को मिला। पर योगेश और अमृत समेत न जाने कितने ही ऐसे केसेस हैं जो बस उनके परिवारों के यादों में सिमट कर रह गया है। मतलब कानून जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, उसी का मिसयूज आज इतनी आसानी से हो रहा है कि यही कानून अब पुरुषों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। हालात ये है कि रिलेशनशिप बनने से लेकर के शादी होने तक और शादी निभाए जाने से लेकर उसके टूटने तक एक आदमी और उसके परिवार पर क्या क्या धाराएं लगाई जा सकती है, इसका ना तो उस आदमी को पता होता है जिस पर ये धाराएं लगाई गई हैं और ना ही उस औरत को जिसने ये धाराएं लगवाई। अगर आपको अभी से ये लग रहा है कि हमारे देश का कानून पूरी तरह महिलाओं को फेवर करता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार ने पुरुषों के लिए ऐसी शानदार व्यवस्था की है कि जिसका असर हमें आज से 5 साल बाद देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं हमारे देश के सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में, डाइवोर्स। India is witnessing a significant rise in divorce. एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना तो कोई फंडिंग लगती है और ना ही कोई जीएसटी भरना पड़ता है। ये वो बिजनेस है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। डाइवोर्स के इस बिजनेस मॉडल को समझे उससे पहले चलते हैं इस पूरे सिस्टम की शुरुआत में, यानी डाउरी पर। अब ये बहुत वियर्ड सी बात है कि हमारे देश में दहेज तो इलीगल है पर एलिमनी लीगल है। अब देखो, पहली बात जो क्लियर है कि डाउरी गलत है और इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेरा सवाल उन सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियों से है कि आखिर वो क्यों नहीं अपने परिवार को डाउरी देने से रोकती है? वो क्यों नहीं अपने पेरेंट्स से कहती है कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल एंड मुझे ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करनी जो डाउरी लेता हो? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि जिस तरह डाउरी लेना गलत है उसी तरह डाउरी देना भी गलत है। वैसे भी आज के समय में डाउरी से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा डर लगने लगा। आज देखो तो तकरीबन सभी महिलाएं जब डाइवोर्स फाइल करती है तो सेक्शन 498 लगाना नहीं भूलती, जिसमें डाउरी और क्रुएलिटी दोनों शामिल है। शादीशुदा मर्दों की हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि शादी का 1 दिन हो या 10 साल, आखिर डाइवोर्स फाइल करते समय ही महिलाओं को डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस की खौफनाक मंजर क्यों याद आने लगती है? इस एक अकेले सेक्शन का किस हद तक मिसयूज किया जा सकता है, इसका एक एग्जांपल देखने को मिला साल 2003 में, जब निशा शर्मा ने शादी से पहले ही लड़के वालों पर सेक्शन 498 के तहत डाउरी का केस कर दिया। उस दौरान मीडिया ने निशा को पूरे देश में एक आइकन की तरह पेश किया। जो उनके पिताजी हैं श्री देवदत्त शर्मा जी, उन्होंने इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया जैसे आयरन लेडी हो।
लगभग 9 साल बाद साल 2012 में ये पता चला कि निशा का पहले से ही किसी लड़के के साथ अफेयर था, जिस वजह से उसने शादी से बचने के लिए लड़के वालों पर डावरी का झूठा आरोप लगाया। अब सोचिए, जिस देश में एक झूठे आरोप से किसी निर्दोष की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, वहाँ असली न्याय किसे मिल रहा है? एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस लेकर आए और उसे महिलाओं के लिए और भी लाभकारी बताया, वहीं दूसरी ओर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया कि महिलाओं द्वारा सेक्शन 498 का मिसयूज जमकर किया जा रहा है, जिसमें हस्बैंड समेत उसकी पूरी फैमिली को बड़े ही आसानी से फंसा दिया जाता है। और जहां अब आईपीसी की जगह बीएनएस आ चुका है, इसके बावजूद इस सेक्शन से बचने के लिए हस्बैंड और उसकी फैमिली को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराया गया। इन सब के बावजूद एक आदमी को घुटन तब महसूस होती है जब डाइवोर्स के दौरान उसी महिला को पालने के लिए अपनी ही कमाई में से उसे हिस्सा देना पड़े। डाइवोर्स के इस स्टार्टअप बिजनेस का पहला रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है मेंटेनेंस के रूप में। अब किसी सेल्फ डिपेंडेंट महिला को भला क्या जरूरत है उस आदमी की कमाई खाने की जिससे उसकी डाइवोर्स होने वाली है? हर बात में विमेन्स आर मोर कैपेबल देन मेन के नारे लगाने वाली इन महिलाओं को सडनली क्या हो जाता है जब बात खुद के दम पर कमाने और रहने पर आती है? हमारी छोड़िया छोड़ों से कम है कि इस स्लोगन का रियल लाइफ में तब इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? इंटरिम मेंटेनेंस का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इतने जोरों से चल रहा है कि आदमी चाहे 10,000 महीने का कमाए या 10 लाख, सभी इस ट्रैप में फंसते हैं। Husband must be having 10 crores of income because he is getting, court will grant 5 crores to her. No, it's from a person's salary of 12,000. How can the court grant 10,000 as maintenance? ये सही है कि किसी भी महिला को जो अपने पति पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है उसे मेंटेनेंस या एलिमनी देना चाहिए, पर किस हद तक? मतलब 12,000 महीने का कमा रहा आदमी भला कैसे 10,000 रुपए दे सकता है? और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों ज्यादा मिल सके इसलिए ये महिलाएं जानबूझकर टायर 1 यानी बड़े मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स फाइल करती हैं। Delhi courts jurisdictions are being invoked illegally by wives, even if they are living in cities like Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Noida, etc. The real reason for wives invoking Delhi courts jurisdiction is because Delhi courts grant far higher amount of interim maintenance compared to the courts in the satellite towns like Gurgaon, Noida, Faridabad, Ghaziabad, etc. और ऐसा क्यों किया जाता है? ऑल थैंक्स गोज टू लॉ। दरअसल मेंटेनेंस की रकम इस बेस पर तय की जाती है कि महिला को वही लाइफस्टाइल मिलती रहे जो वो अपने पति के साथ जिया करती थी। अब जाहिर सी बात है, गांव या छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में रहना महंगा होता है, तो जितना ऊंचा लाइफस्टाइल उतना ही ऊंचा मेंटेनेंस। हमारे देश का कानून इतना दयालु है पुरुषों पर कि अगर डाइवोर्स के दौरान महिला का किसी और पुरुष के साथ अफेयर भी है तब भी हस्बैंड को उसे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने अपनी बीवी को अफेयर करते हुए पकड़ा, क्या मुझे फिर भी उसको इंटरिम मेंटेनेंस या एलिमनी देनी पड़ेगी? इंडिया का कानून और जजमेंट्स काफी आपके खिलाफ जाती है अगर आप एक हस्बैंड हो। कई सालों तक मेंटेनेंस देने के बाद किसी दिन जब ईश्वर की अनुपम कृपा उस आदमी पर पड़ती है तब उस दिन ये तय होता है कि एलिमनी की रकम क्या होगी। अब सिचुएशनल इक्वेलिटी में बिलीव रखने वाली महिलाएं इसे डिफेंड करने के लिए कहेंगी, अरे एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी पति के नाम कर दी, तुम्हारे लिए बच्चे तक पैदा किए, यहाँ तक कि अपने सपने तक को छोड़ दिया, तो क्या उन्हें इतना भी राइट नहीं है कि एलिमनी ले सके? कि जो महिला आपका घर बसाने के लिए, आपके बच्चे पैदा करने के लिए आपके साथ कुछ साल रही है, अपनी वर्क लाइफ को, अपने पूरे फैमिली को छोड़ दिया विद 0 बेनिफिट्स, तो एलिमनी का जो प्रोस्पेक्ट था वो सिर्फ यही था कि जो महिला ने अपना अधिकार आपका घर चलाने के लिए छोड़ा है वो अधिकार उसको वापस से। मतलब इनके हिसाब से किसी महिला के मेंटल लॉस की कीमत पैसे हैं। वाह रे फेमिनिज्म, क्या स्टैंडर्ड सेट किया है महिलाओं के सफर का। वेल भगवान जाने इन मैडम का क्या मेंटल लॉस हुआ जो इन्हें 4.5 करोड़ एलिमनी दी गई। मतलब जिसका नेटवर्थ 24 करोड़ है, समझ नहीं आता कि उस गरीब महिला का एलिमनी से क्या दुख दूर हुआ होगा। वेल एक लंबे समय तक मेंटेनेंस देने के बाद जब वो आदमी उस सेल्फ डिपेंडेंट महिला को एलिमनी की फाइनल रकम देता है तब वो पुरुष अंदर से कितना टूट चुका होता है इसका अंदाजा सिर्फ उसी को होता है, फिर चाहे ये हो। सर मैं अभी डर की वजह से जॉब छोड़ दिया क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ दियो तो भी तो मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगा। यू आर अ वाइफ, यू आर हस्बैंड। या फिर ये सर कोर्ट में क्या सुनवाई सर? तो अब हम क्या कर सकते हैं?
क्या ऐसे ही इस बिजनेस को चलते रहने दे, या ऐसे ही सिचुएशनल इक्वेलिटी में बिलीव रखने वाली महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट का ढिंडोरा भी पीटने दे और एलिमनी भी लेते रहने दे? वेल, मोस्टली लोग कहेंगे कि शादी ही नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है और ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल, और वैसे भी शादी ना करना चॉइस होनी चाहिए, ना कि मजबूरी। तो अब क्या करें? अब देखो, ये बिजनेस चल रहा है दो पिलर्स पर, पहला मेंटेनेंस और दूसरा एलिमनी। अब किसी सेल्फ डिपेंडेंट महिला को सीधे तौर पर मेंटेनेंस या एलिमनी देने से तो रोका नहीं जा सकता, पर किसे कितना अमाउंट देना चाहिए ये तय होना चाहिए। मतलब किसी एक डिपेंडेंट महिला और किसी एक सेल्फ डिपेंडेंट महिला को एक ही रकम देना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो फिर वो रकम क्या होनी चाहिए और ये कैसे तय करना चाहिए? वेल, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के नेट सैलरी का 25% एज ए मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अब इसमें भी एक झोल है, अगर किसी हस्बैंड की सैलरी 10 करोड़ है तो क्या उसे 2.5 करोड़ दे दिया जाए? Husband must be having 10 crores of income, because he is getting, court will grant 5 crores to her. No. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो ये कि एक हायर लिमिट सेट किया जाए। जैसे मेंटेनेंस के तौर पर देखें तो किसी भी महिला को 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहिए। जैसे अगर कोई 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमा रहा है तो वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही देगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 25% वाले फॉर्मूले को भी फॉलो किया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वो 1 लाख तो दे नहीं सकता, तो फिर वो क्या करे? तो उस दौरान इस 25% वाले फॉर्मूले को फॉलो किया जाना चाहिए। इस हिसाब से 50,000 का 25% 12,500 बनेगा, जो उसे मेंटेनेंस के तौर पर किसी महिला को देना चाहिए। इसी तरह के फॉर्मूले को एलिमनी में भी फॉलो किया जाना चाहिए, वहां भी एक हायर लिमिट सेट होना चाहिए। इसके अलावा एक और रामबाण इलाज है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, प्रीनप मैरिज। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि इसके अंदर शादी से पहले लड़का और लड़की के बीच एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें दोनों फ्यूचर में एसेट प्रोटेक्शन, डेब्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या डाइवोर्स के दौरान मेंटेनेंस या एलिमनी देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, ये पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस एग्रीमेंट के जरिए कम से कम असल में सेल्फ डिपेंडेंट और इक्वलिटी में बिलीफ रखने वाली लड़कियों का पता तो चल जाएगा। कम से कम ये एक्सटोर्शन का धंधा तो बंद होगा। पर समस्या ये है कि हमारे देश में प्रीनप मैरिज एक तरीके से इलीगल है। कहा ना, भारत के पुरुष स्पेशल है, उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी गोवा हमारे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर प्रीनप मैरिज लीगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अब भी पोर्टुगीज सिविल कोड को फॉलो किया जाता है। अब अगर सरकार प्रीनप एग्रीमेंट को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए तैयार हो जाए तो ये पुरुषों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से डाइवोर्स का बिजनेस फल फूल रहा है, ये समस्या रुकने वाली नहीं है। India is witnessing a significant rise in divorce. और अगर आपको अभी की स्थिति ज्यादा खराब लग रही है तो बस 4 से 5 साल का इंतजार और कीजिए, क्योंकि हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर 2023 में हमारी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। Women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha. हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी और 2029 तक इसके लागू होने की पूरी संभावना है। अब जरा सोचिए, जहां संसद में सिर्फ 15% और विधानसभाओं में मात्र 9% महिलाएं हैं, तब भी हमारे देश में फीमेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स हावी है। तो सोचिए, जब ये संख्या सीधे 33% हो जाएगी तब पुरुषों के अधिकारों का क्या होगा? समस्या दरवाजे पर खड़ी है। वक्त आ गया है कि प्रीनप मैरिज को लेकर एक जबरदस्त मूवमेंट शुरू किया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं चेते तो शायद कल मौका ही ना मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।